प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज जैसा कि देख रहे हैं आप, व्यंजनों का वर्गीकरण, इस पर चर्चा करते हैं। पहले आपने देखा कि व्यंजन उच्चारण के आधार पर जो आपने सीखा कि स्पर्शी, अंतःस्थ और ऊष्म तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा, उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, वर्ग उनके। तो पहला है कंठ, दूसरा है त, बताया था सूत्र, कत मुदो तालव्य। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य। चौथा है दंत्य और पांचवा है ओष्ठ। ठीक, तो कंठ से किनका उच्चारण होता है? आपने सीखा है पहले क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये तो हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। पहला आपने पढ़ा है स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। ठीक, तालव्य, इसका कहाँ से होता है? तालु से। इसका मूर्धा से, ये उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण वर्ग है। मूर्धा से। इसका दंत से और इसका ओष्ठ से। ओष्ठ यानी होंठ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया विभेद, इसका व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, दूसरा है प्रयत्नानुसार। तीसरा नंबर पे आता है प्रयत्नानुसार। तो प्रयत्न के अनुसार दो इसके रूप हैं, भेद हैं, वाह्य प्रयत्नानुसार और आभ्यंतर प्रयत्नानुसार। वाह्य का तात्पर्य है जो हमारी वाह्य स्वर तंत्री झंकृत होती है, या फिर जो हमारे श्वास प्रश्वास बाहर निकलती है उच्चारण में, वे आते हैं वाह्य प्रयत्नानुसार के अंतर्गत, जिनमें से घोष, अघोष। घोष को हम सघोष भी कह देते हैं, अघोष। घोष कौन से हैं? जिनमें हमारी स्वर तंत्री झंकृत होती है, वे सभी घोष व्यंजन हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री झंकृत नहीं होती है, वे अघोष व्यंजन हैं। ठीक है, याद रहेगा। घोष कौन से हैं? देखिए, घोष माने स्वर निकले, ध्वनि उच्चरित हो, तो स्वर के साथ, घर्षण के साथ, तो वे घोष व्यंजन। ठीक, जिसमें हमारी स्वर तंत्री झंकृत हो, झनकार उठे, वे घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। और आघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत ना हो, वे आघोष हैं। फिर है अल्प प्राण और महाप्राण।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने देखा होगा, जो हमारे प्रतियोगी साथी हैं, कि अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है घोष और अघोष पर, और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण पर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अल्प प्राण और महाप्राण, प्राणों का संबंध किससे है? श्वास से। श्वास निकलना बंद हो गया तो कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए, कहते हैं ना। तो प्राण का संबंध किससे है? श्वास से। घोष का तंत्र संबंध किससे है? स्वर तंत्री से। दोनों चीजों में डिफरेंस पता चला? ठीक है। तो अल्प प्राण का मतलब कम हवा बाहर निकले, वे अल्प प्राण हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले, वे महाप्राण हैं। ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण को आज ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। इसकी बहुत ही सुविधाजनक, बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि आपको आज तक इनमें भेद नहीं समझ में आया है तो आज निश्चित रूप से 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप सीख कर जाएंगे। देखिए, घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये सब वाह प्रयत्न, जो वाह है, स्वरतंत्री, हवा बाहर निकलना, श्वास बाहर निकलना, वाह प्रयत्न है। अभी बाद में चर्चा करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे सीखते हैं। आप जो है पकड़िए, जो है पहला, हर एक वर्ग, ये का वर्ग का प्रथम वर्ण, ये भी चा वर्ग का प्रथम वर्ण, ये टा वर्ग का प्रथम वर्ण, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग का। ठीक है। तो प्रथम को पकड़िए और प्रथम को क्या लिख लीजिए? अल्प प्राण। क्या लिख दीजिए? अल्प प्राण। ठीक। दूसरे को लिख दीजिए महाप्राण। क्या लिख दीजिए? महाप्राण। ठीक। तीसरे को फिर अल्प प्राण, फिर इसको महाप्राण, और अंत में फिर क्या आएगा? देखिए, यही क्रम चल रहा है ना, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। तो अंत में क्या आएगा? अल्प प्राण। यानी अंग जो है अल्प प्राण व्यंजन है, घा जो है महाप्राण व्यंजन है। क्लियर? अल्प से शुरू करिए, क से। पहले अल्प क, थोड़ी सी हवा बाहर निकली, अल्प प्राण। ख बोलिए, हाँ, महाप्राण। ग, घ, अंग। ठीक है। तो अल्प से शुरू करिए, अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, और पांचवा अल्प प्राण। ठीक है। कठिन है कुछ? क्लियर? बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए, इसी में से अघोष और सघोष कौन कौन से हैं। ठीक है। तो पहले शुरुआत जो है का जो है उसको अघोष करिए। पहले दो अघोष, अघोष, इसको भी अघोष, और बाद में तीनों सघोष। ये क्या है? सघोष। ये क्या है? सघोष। एक बार लिख लीजिए कॉपी में, ये क्या है? सघोष। सभी स्वर क्या हैं? कल बताया था, मतलब पहले वाले वीडियो में भाग 1 में वर्ण विचार का, जिसने नहीं देखा वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि सभी स्वर सघोष हैं और अल्प प्राण है। प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण हैं और घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या हैं? अघोष या सघोष? हाँ, सघोष। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब एक ट्रिक भी देख लीजिए इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण की। आप देख रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। तो जो दूसरा वर्ण है और जो चौथा है, यानी दूसरा और चौथा वर्ण, ये क्या है?
महाप्राण। ये क्या है? महाप्राण यानी 24। तो बताइए श्वास 24 घंटे चलती है आपकी, और जो आपके प्राण हैं वो महाप्राण ही हैं, सामान्य नहीं है मनुष्य। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो महाप्राण 24 घंटे चलते हैं, यानी दूसरा और चौथा वर्ण 24 घंटे चलते हैं। एक भी सेकंड के लिए प्राण चलना बंद हो जाए, श्वास चलना बंद हो जाए तो कहानी खत्म। तो महाप्राण 24, याद रहेगा 24 घंटे आप श्वास लेते हैं। महाप्राण, गहरी सांस। जो योग के जानकार हैं कहते हैं गहरी सांस लीजिए, जितना गहरी हो सके सांस लीजिए। तो गहरी सांस यानी महाप्राण। तो 24 घंटे यानी दूसरा और चौथा वर्ण। फिर बचा क्या? 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, तो बचा क्या? 1, 3, 5, ये हो जाएंगे अल्प प्राण। बिल्कुल ठीक, 135 या 1, 3, 5। तो महाप्राण को आप पकड़ लेंगे, अल्प प्राण स्वतः बता लेंगे। ठीक है, एक चीज पकड़ लीजिए, महाप्राण 24 घंटे, दूसरा तो स्वतः 3 बचे। ठीक है, अब अघोष। अघोष आप देख रहे हैं, अघोष जिसमें घोष ना हो, स्वर तंत्री झंकृत ना हो, तो शुरुआत की गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1, 2। ठीक, 1, 2 अघोष। शुरू में सबसे छोटे होते हैं अंक, शून्य को छोड़ देते हैं। तो 1, 2 अघोष, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए कैसे घोष निकल रहा है, स्वर तंत्री झंकृत हो रही, सघोष। ये तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है। ठीक है, तो इस तरह सूत्रवत आप इस ट्रिक के साथ अघोष और सघोष समझ गए होंगे। बिल्कुल ठीक है, और अल्प प्राण और महाप्राण भी। अब आइए बात करते हैं अंतस्थ और ऊष्म में कौन कौन से अल्प प्राण हैं, कौन कौन से महाप्राण हैं, कौन से अघोष हैं और कौन से सघोष हैं। देखिए, इसको पढ़ा रहने दें। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब है अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं य, रा, ला और व। य, र, ल, व अघोष। और ये सभी अल्प प्राण य, र, ला, व सघोष। और अल्प प्राण क्या हैं? सघोष और अल्प प्राण। य, र, ल, व सघोष। य, र, ल, व अल्प प्राण। और ऊष्म श, श, श। हा को नीचे लिखते हैं क्योंकि इस वर्ग से अलग है। ये तीनों क्या हैं? अघोष और महाप्राण। ठीक, अब हा को किस कैटेगरी में रखते हैं? हा जो है वो सघोष और महाप्राण है। क्या है? सघोष और महाप्राण। ठीक है, समझ में आया? य, र, ल, व सघोष अल्प प्राण, यानी जो अंतस्थ हैं वे अल्प प्राण हैं। ठीक है, अंतस्थ। और जो ऊष्म हैं, जिसमें संघर्ष होता है, स्पर्श, रगड़, इसीलिए इनको ऊष्म कहते हैं बोलने में। श, श, स।
तो ये महाप्राण हैं, इन्हें सघोष, इन्हें अघोष। ये सघोष और महाप्राण, हा महाप्राण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सारे वर्ण हो गए। ये 5 जो है वर्ग क च ट त प, और इनके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई है कि याद रखने के लिए कत मु दो, दूसरे वीडियो में आप दूसरे भाग में देख सकते हैं। क से कंठ, ता से तालव्य, म से मूर्धन्य, द से दंत और ओ से ओष्ठ। कत मु दो, क च ट त प, 5 जो है वर्ग। उच्चारण स्थान है ये क्या है? उच्चारण स्थान। ये ट्रिक है। ठीक, अंतस्थ य र ल व सघोष अल्प प्राण। ऊष्म श श ह श अघोष महाप्राण। अब आइए देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्नानुसार। तो आभ्यंतर प्रयत्नानुसार प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के, तो आभ्यंतर प्रयत्नानुसार पहला है स्पर्श व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण यानी जो पंचमाक्षर हैं अंग, य, ण, न, म, इनको छोड़ करके कौन कौन से आ जाएंगे? क, ख, ग, घ। इसी तरह से च, छ, ज, झ। इसी तरह से ट, ठ, ड, ढ। इसी तरह से ता, था, द, ध, और इसी प्रकार प, फ, ब, भ। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। फिर इसके बाद आता है, पूछा जाता है प्रश्न, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं? यानी जो स्पर्श करते हैं, स्पर्श का मतलब समझ रहे हो? जीभ हमारी कहीं न कहीं कंठ, तालु, कंठ को तो नहीं, तालु और मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको स्पर्श करे, वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी का तात्पर्य है जिनमें रगड़ भी हो, च, छ, ज, झ, स्पर्श भी हो और संघर्षी भी। संघर्षी में आते हैं व, श, स, ह, और इसके अतिरिक्त आगत या गृहीत अरबी फारसी के जो नुक्ता के साथ लिखे जाते हैं, को, ख, ग, ज, फ, ये अरबी फारसी के आगत वर्ण हैं, व्यंजन हैं। इन्हें आगत या गृहीत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब संघर्षी हैं, व, श, स, ह। समझ में आया? अनुनासिक पढ़ चुके हैं आप, अंगा, य, न, म। इसके बाद आता है पार्श्विक। इसका तात्पर्य क्या है? ला का जब उच्चारण करते हैं, पार्श्विक में एक ही वर्ण आता है ला, तो ला का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ के पार्श्व से, दोनों ओर से वायु निकल जाती। कहिए ल, 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 दोनों पार्श्व से, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो उत्तर आपका होगा ल। अब उच्छिप्त का मतलब होता है ऊपर फेंका हुआ। इनका जब उच्चारण आप करते हैं ड़, ढ़, तो जीभ को ऊपर उठा के फेंकते हैं, ड़, 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 ढ़, तो इसीलिए इन्हें उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। 2 गुणों से युक्त हैं, डा और ढा में बिंदु लगा हुआ है, और दूसरा ऊपर उठा के फेंका जाता है जीभ को, इसलिए उच्छिप्त भी है। उच्छिप्त तो मूर्धा से इसका उच्चारण और इसका भी उच्चारण मूर्धा से, लेकिन ड़ सघोष अल्प प्राण है और ढ सघोष महाप्राण है। ठीक है, अब आगे आता है लुंठित। लुंठित वर्ण कौन सा है या लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो वो रा है। लुंठित का मतलब जिसमें जीभ लपिट जाए, ऐसे लग रहा है कि जैसे जीभ को लपेट के बोल रहे हैं। रा, रा ऊपर घूम करके और लपिट करके चले, इसलिए इसे लुंठित कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा। पूछा जाता है कंपटीशन में। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं? तो कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने
या व र ल 4 को माना है, लेकिन अधिकतर जो वर्तमान में जो चल रहा है या और वा को अर्ध स्वर माना। स्वरों की तरह इनके उच्चारण में जीभ कहीं स्पर्श नहीं करती, या व, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। इसके बाद स्वर जो हैं, सभी स्वर बता चुके हैं, नोट में ये लिखा है कि सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। अब इसके बाद आता है कि द्वित्व व्यंजन कौन से हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से एक होता है द्वित्व व्यंजन, एक में होते हैं, तो द्वित्व व्यंजन कौन से हैं। तो इसके लिए लिखा है कि एक ही व्यंजन का संयुक्त होना। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे कहा जाए पत्ता, ठीक, तो 2 बार एक ता आया, दूसरा ता आया, द्वित्व 2 बार एक ही व्यंजन आ रहा है, इसलिए ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। इसी तरह से जैसे लल्लू, तो 2 बार ला देखिए आ रहा है, द्वित्व है, ठीक है। सत्ता, ठीक है। पन्ना, इसी तरह से पन्ना, तो 2 बार ना आ रहा, एक ही वर्ण, एक ही व्यंजन, इसलिए द्वित्व व्यंजन इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अब आता है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप पढ़ चुके हैं, क्ष, त्र, ज्या। उसके अतिरिक्त अगर कहीं लिखा है प्राण, तो प्राण में क्या क्या लगा है, पा प्लस र, तो दोनों मिला करके बना है प्र। प्राण का ये प्र है, केवल इतने की बात हो रही है, ठीक है। इतने में कहीं कोई दूसरा व्यंजन नहीं है, तो प्रा में पा और रा है, इसलिए प्रा जो है यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे द्विवेदी, द्वि, तो इसमें क्या है, द व, दोनों एक साथ यहाँ होकर के द्व बन रहे हैं, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो इस तरह से व्यंजनों का संपूर्ण वर्गीकरण पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे। मेरा फिर आपसे यही कहना है कि तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।